दिस इज मनीषा और हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं CSI नेट के फॉर जनरल एप्टीट्यूड राइट। ये पूरी सीरीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होगी किसके लिए? पार्ट ए के लिए। और पार्ट ए में आप इजीली यू कैन फेच 20 मार्क्स अगर आप पूरी रिलीजियसली इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करोगे तो। ठीक है, पहले अभी हमने क्या कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? दिसंबर 15 के। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जून 15। ये मिस प्रिंट हो गया मुझसे, दिस इज़ जून 15। ओके, उतने पुराने क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कराऊंगी, आई एम डूइंग दिस सीरियल वाइज। तो हम PYQs करना स्टार्ट करें। चलो, तो टोटल कितने क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं यहाँ पे? आई एम गोइंग टू मेक यू डू 7 क्वेश्चंस प्लस एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि एक पिरामिड शेप टॉय है। अ पिरामिड शेप टॉय इज मेड बाय टाइटली प्लेसिंग क्यूबिक ब्लॉक्स ऑफ 1x1x1, यानी कि 1x1x1 लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। क्यों? क्योंकि वो क्यूब है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है आपका, राइट। तो क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर रख के बोल रहा है एक पिरामिड बनाया गया है जिसका कि जो डायमेंशन है, राइट, वो 1x1x1 का है। अब जो बेस है टॉय का वो एक स्क्वायर है 4x4 का। क्या है? 4x4 का एक स्क्वायर है। अब हर एक स्टेप की, जैसे जैसे आपका पिरामिड ऊपर बनता जाता है वैसे वैसे जो आपकी स्टेप्स की जो ब्रेड्थ है वो 0.5, हर एक स्टेप की ब्रेड्थ है 0.5 यहाँ हो जाएगी, 0.5 यहाँ हो जाएगी, राइट। तो अब मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ कि असल में ये कैसा दिखेगा। तो एक्चुअल में ये तो आपकी इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 4x4 का एक सबसे छोटा नीचे वाला स्क्वायर हो गया, सबसे बड़ा स्क्वायर हो गया, सॉरी, बेस है क्योंकि बेस के बाद टेपर होता जाता है, पतला होता जाता है आपका पिरामिड। तो ये जो है इसके ऊपर वाला हो जाएगा, राइट। थोड़ा यहाँ बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.5 का स्टेप है। तो 0.5 दीवार कम हो जाएगी, फिर ऊपर वाले में 0.5 दीवार कम हो जाएगी दोनों साइड से, राइट। और फिर ऊपर एक टेपरिंग एंड होगा। तो अब आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए होंगे पूरा टॉय बनाने के लिए। कितने चाहिए होंगे? एक क्यूब के अंदर कितने ब्लॉक्स लगेंगे, है ना। जितने टोटल ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे उतने ही तो हमारे पूरे टॉय बनने में लगेंगे। तो आप सबसे पहले से शुरू करते हैं, यानी कि इसका एरिया, इसमें जितने ब्लॉक्स आएंगे प्लस इसका ऊपर वाले का एरिया प्लस इसका एरिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सिर्फ यहीं तक क्यों लिया। क्यों? क्योंकि ये 4 का था। अब 4 के दोनों साइड से दीवार पतली होकर 1 सेंटीमीटर कम हो जा रही है, एक साइड से 0.5, दूसरी साइड से 0.5, तो कितनी हो जाएगी? 3 का हो जाएगा। फिर ऊपर वाला दोनों साइड से 0.5 कम हो रहा है, ये 2 का हो जाएगा। फिर ऊपर वाला 1 का हो जाएगा। यानी कि आपकी जो ब्लॉक्स हैं 4x4 का है, फिर 3x3 का, फिर 2x2 का, फिर 1x1 का। अब टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे उसमें, इन्हीं के एरियाज़ को जब हम ऐड करेंगे तो निकल आएगा। तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 16 और 9 कितना हो गया? 25, 26 और 4 30। तो 30 ऑप्शन ए। समझ आया आपको? अगर नहीं आएगा तो आप रिवाइंड करके देख लेना, राइट। उससे क्या होता है कि आपकी जो माइंड मैप बन रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और प्लस आप अपनी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में भी नोट करते रहिए। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन पे भागते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऑफ 3 पर्सन्स, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इन तीनों लोगों में एक हमेशा झूठ बोलता है, वन ऑलवेज टेल्स लाई एंड द अदर ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, राइट। अब सी ने ए से पूछा, सी ने किससे पूछा? ए से पूछा कि डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब क्या तुम हमेशा ट्रूथ बोलते हो, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? येस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। ही सेड समथिंग दैट सी कुड नॉट हियर, मतलब ए ने कुछ आंसर दिया लेकिन सी नहीं समझ पाया। तो ये हमने डॉट डॉट कंडीशंस बना दिया कि ए ने कुछ तो बोला लेकिन उसकी सिग्नल इंटेंसिटी इतनी कम थी, उसकी आवाज़ इतनी धीरे थी कि सी नहीं सुन पाया, लेकिन बी ने सुन लिया होगा। तो अब सी ने क्या किया? सी ने एग्जैक्टली वही किया जो हम सोच रहे हैं। सी ने बी से पूछा, सो सी आस्क्ड बी व्हाट डिड ए से, ए ने क्या बोला? बी रिप्लाइड, ए सेड नो, बी रिप्लाइड कि ए ने क्या बोला है कि नो। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन का बना लिया कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अब हम देखते हैं कि ए क्या क्या बोल सकता है। तो ए या तो ट्रूथ ही बोल सकता है, ओनली ट्रूथ, या तो ओनली लाई। अब जब अगर वो ट्रूथ बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? येस आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हाँ। अब अगर वो लाई बोलेगा तो भी वो येस बोलेगा। क्यों भाई? क्योंकि उससे तो झूठ ही बोलना है ना। तो बोलेगा ठीक है, हाँ मैं सच, हमेशा सच बोलता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। यानी कि इन बोथ द कंडीशन आइदर सी दिस ए इज टेलिंग ट्रूथ और लाई, इट हैज़ टू से येस, उसको येस ही बोलना है। मतलब उसकी एक ही वो ऑब्लाइज्ड है कि वो सिर्फ येस बोले। लेकिन बी ने क्या बताया ए को?
कि ए बी ने क्या बताया सी को कि ए ने तो नो बोला है, यानी कि झूठ कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है। तो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स नथिंग, नो प्रायर नॉलेज, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स नो प्रायर नॉलेज, राइट। आपको कुछ नहीं आता फिर भी कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पहले ही सुनते ही लगता है कि झूठ कौन बोल सकता है, बी बोल सकता है, क्योंकि बी इन बिटवीन ऑपरेट कर रहा है। अब आता है कि ये मैथमेटिक्स का क्या क्वेश्चन है, इसमें आप बस कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं लगा पाते, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है अब तो आप कर लोगे। तो ये बोल रहा है कि दो प्लेन मिरर्स हैं, दे आर फेसिंग ईच अदर एंड आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर, राइट। दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, राइट। ये आपके हो गए मिरर्स, राइट, ये आपका मिरर हो गया। तो अब इन मिरर्स को, मतलब ये आपके मिरर हो गए। अब इस मिरर को पॉइंट ए है जो कि लोकेटेड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द पॉइंट इज, ए पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर है, कंप्लीटली उसके एंगल्स को दो में डिवाइड करा है। देखिए बाई यानी कि टू, सेक्टर मतलब डिविजन्स, राइट। तो दो में डिवाइड करा है, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ए, ये ए पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे कितनी इमेजेस बनेंगी पूछ रहा है। इसके लिए बच्चे सीधे एक फॉर्मूला होता है कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस एंड नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जिस एंगल पे आपके प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, और ये थीटा एंगल क्या है 60 डिग्री, एज इट इज़ गिवन इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय 60 डिग्री -1। तो 6 -1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितनी इमेजेस बन सकती हैं इस जगह पे, 5 इमेजेस बन सकती हैं, राइट। ए पॉइंट पे 5 इमेजेस बन सकती हैं, तो आंसर क्या हो गया सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आप आराम से कर लेते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स के और एंगल्स के बारे में पता होगा, और जो ट्राइंगल की एक ही प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लॉइट हो रही है, दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, रिपीट विद मी, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इनसाइड अ ट्राइंगल, राइट, एक ट्राइंगल के अंदर का। तो अब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत थी। इसको यहाँ से आपको जो इनकम्प्लीट लग रहा है उसे कंप्लीट कर दीजिए, राइट। कोई भी नाम दे दीजिए, इसको यहाँ से शुरू करते हैं ए बी सी डी ई, राइट। अब मैं एंगल्स का नाम बोलूँगी और आप समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और अपनी क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व करते रहना। 130 जो एंगल डी है वो हो जाएगा 180 माइनस 130, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है टोटल वो 180 डिग्री होता है, तो यानी कि ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल डी कौन सा है ये वाला, ठीक है, ये एंगल आ गया। अब आते हैं हम नीचे एंगल ई पे। एंगल ई देखिए किस लाइन पे बना हुआ है, एंगल ई बना है 130 वाली लाइन पे, यानी कि अगेन ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अब जब दो एंगल्स पता है कि 50 प्लस 50 हैं, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल तो 180 ही होगा, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब ये थर्ड एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, यानी कि सॉरी 80 डिग्री, यानी कि ये जो थर्ड एंगल है वो कौन सा है सी, एंगल सी। अब हमें एंगल एक्स बताना है, उसके लिए देखिए कैसे इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी। उसके लिए आप चलिए यहाँ, जहाँ पे आपका ये एंगल पता चल गया एंगल सी, अब स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितने का बनेगा 180 का बनेगा इस स्ट्रेट लाइन पे, राइट। तो आपको 80 को माइनस कर दो, 100 में से 80 को माइनस कर दो, तो ये एंगल कितने का हो गया 100 का हो गया। फिर 130 को 180 में से माइनस कर दो, ये एंगल 50 का हो गया। दो एंगल्स पता चल गए तो एक्स तो पता चल ही जाएगा, यानी कि एक्स कितना होगा 180 माइनस 180 माइनस 150, राइट। इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करते जाना, यहाँ पे थोड़ा क्लटर्ड हो गया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, ठीक है। और मुझे बताना अगर ये सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आई कैन अगेन सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। और वन अदरवाइज डू वन थिंग, रिवाइज करके इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जिसको ज्योग्राफी पता होगी वो इंसान कर पाएगा। कंसीडर 3 पैरेलल स्ट्रिप्स। अब 3 पैरेलल स्ट्रिप्स को बोल रहा है अर्थ के अराउंड, ऐसे मानिए कि 3 पैरेलल स्ट्रिप्स हैं अर्थ के अराउंड, राइट। A1 जो है वो इक्वेटर पे है, और A2 जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और A3 जो है वो आर्कटिक सर्कल पे है। तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, उसके जस्ट ऊपर ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल पूरा A3, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि जो एरिया होगा इन तीनों स्ट्रिप्स का वो किस हिसाब से होगा। देखिए स्ट्रिप्स ऐसी तो होंगी नहीं,
तो ये जो A1 होगा इसकी रेडियस पे इसके डॉट 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 ये पूरा कंप्लीट हुआ होगा, फिर ये भी ऐसे कंप्लीट हुआ होगा, ये भी ऐसे कंप्लीट हुआ होगा। तो आप अगर देखोगे तो जैसे आपका ये है, ये एरिया इक्वेटर वाला, तो इक्वेटर में इतना जो एरिया है वो बड़ा है, यानी कि जो इसका सर्कल होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा, राइट। तो जिस सर्कल का रेडियस जितना बड़ा उसका एरिया उतना बड़ा, तो A1 ज़्यादा। फिर देखिए नैरो डाउन हो गया, यानी कि रेडियस और छोटा। अगर मान लीजिए इसके रेडियस को मैं 4 मानती हूँ, इसके 2 मानती हूँ और इसके 1 मानती हूँ, राइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 16, फिर पाई को अगर आप कॉमन लेते हैं तो 16:4:1। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, 16 वाले का, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, A1। A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, गूगल पे अपना ग्लोब डाल के देखना है और देखना है कि यहाँ पे इक्वेटर होता है भाई, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे कैप्रिकॉन होता है, राइट। ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक करने हैं, हालांकि उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बट स्टिल अगर थोड़ी सी पता होता तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता, ठीक है। तो मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आराम से कोई भी कर सकता है। ये आपको स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। मैंने स्पीड एंड टाइम का पहले भी कराया था एंड आई होप कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। वो फ्री के क्वेश्चंस है, वो फ्री के मार्क्स आप यहीं से लेके जा रहे हो अपने एग्जाम में। तो आप बोल रहा है, एक 3 मीटर लॉन्ग कार गोज पास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग ट्रैक एट रेस्ट ऑन द रोड। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। ये आपकी रोड है, रोड पे बोल रहा है एक 3 मीटर लंबी कार, 3 मीटर लंबी कार है, ठीक है, और एक 4 मीटर लंबा जो है वो ट्रक है। 4 मीटर, इससे तो बड़ा ही होगा, तो 4 मीटर लंबा ट्रक है। ट्रैक को कंप्लीट कर देते हैं, ये ट्रैक है। अब इस कार को ऐसे निकल के जाना है इस ट्रक के बाहर, मतलब ट्रक से आगे निकलना है, ट्रक खड़ा है, ठीक है, ट्रक रेस्ट पे खड़ा है। तो अब बताना है हमें कि स्पीड की कार अगर 7 मीटर पर सेकेंड है तो कितना टाइम लगेगा कि ये कार जो है इस ट्रक को पास कर जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है आपका स्पीड। तो स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस मैं बताती हूँ कैसे निकालना है, और टाइम आपको इससे निकल आएगा। ये जो कार की लेंथ है वो है 3 मीटर, इसकी है 4 मीटर, ठीक है। तो ये 3 और 4 मीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया जितना इसे पास करना है, यानी कि कार पूरा ही तो निकलेगी। जब कार पूरी पास कर जाएगी तभी तो हम बोलेंगे कि ये कार आगे पहुँच गई है अब। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो जाएगा 7 मीटर/7 मीटर पर सेकेंड। तो 7 मीटर कट गया और आपका ये कितना आ गया, 1 सेकेंड आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में वो जो है आपकी कार खड़ी है वो ट्रक को पास कर जाएगी। अब है आपका फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा जिसको पता होगा, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करती हूँ पर वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसमें फैक्टोरियल निकाल के किया जा सकता है। M and N बोल रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऐसे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है कि M+N+Mn = 118। अब हमें क्या बताना है कि जो M+N है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपका जो M, N और Mn है ये तो ठीक है, लेकिन जो आपकी राइट साइड की वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू किसी का फैक्टोरियल बनती ही नहीं है। मतलब किसी नंबर को उसी नंबर की एंडिंग वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 19 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों की यूनिट डिजिट सेम है ना, तो ऐसा कोई फैक्टर निकलता ही नहीं है इसका। ये आप स्क्वायर वाला पूरा टेबल बना के देखो तो भी आपको पता चल जाएगा कि 2 से लेके आप 10 तक जब भी जाते हो तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंड में 8 आए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर बनाना है पहले तो कि जो किसी का फैक्टोरियल हो, ठीक है। तो हम करेंगे 118+1, क्यों, क्योंकि तब ये 119 हो जाएगा और 119 17 का फैक्टोरियल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 7 7 49 होता है। अब आते हैं हम यहाँ क्या करना है, हमें इस तरफ भी 1 ऐड कर देंगे, यानी कि N+M+Mn+1, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा M को आगे लिख लो आप 1+N और N+1। अब ये आपका कॉमन हो गया तो हो जाएगा M+1 और N+1, ठीक है। तो कितना हो गया आपका
m+1 और n+1 इज इक्वल्स टू 119। अब इसके फैक्टर्स होते हैं 17 इंटू 7, आप करके देख लेना। तो ये हो जाएगा m+1 इंटू n+1 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 7, यानी कि ये m+1 इज इक्वल टू 17, n+1 इज इक्वल टू 7। तो अब m+1 इक्वल टू 17, यानी कि m इक्वल टू 17 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16। और n+1 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि n इज इक्वल्स टू 6। अब m+n पूछा है ना, तो 16 + 6 कितना होता है, m+n इज इक्वल्स टू 22। तो वैल्यू ऑफ m+n कितनी हो जाएगी, 22। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इनके ऑप्शंस को क्वेश्चन में लिख रख के देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तब करना जब आपके पास बहुत टाइम हो। ये क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे जो है सॉल्व करके डाल दिया था, बस ऐसे ही स्टोरी पे, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि अगर p + 1/q इज इक्वल्स टू 1 है और q + 1/r इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपका वैल्यू बताओ PQR की क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि कुछ होगा भी नहीं, टच कर सकते, बट इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ P भी है Q भी है, यहाँ सिर्फ R की ज़रूरत है, यहाँ Q है R है, P की ज़रूरत है। यानी कि आप सिर्फ एक अप्रोच अपनाओ, या तो इस पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दो या इस पूरे को P से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, P + 1/q इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करते हैं। Q LCM ले लो, जब भी आप LCM जो लेते हो उसको इधर जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ये वैसे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। इक्वल टू 1, यानी कि हो जाएगा PQ + 1 इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। क्या हुआ, PQ + 1 इज इक्वल्स टू Q। दूसरी रिएक्शन लिखे, Q + 1/r इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा QR + r इक्वल टू r, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि जो हमारी पुरानी रिएक्शन थी वो थी PQ + 1 इक्वल टू Q। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं किसकी, यहाँ पे हम ये QR + r इज इक्वल्स टू 1 आ रहे हैं हमारे पास, तो अब हमें PQR बताना है। और हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, अगर हम इस पे मल्टीप्लाई कर दें पूरे पे P से, तो हो जाएगा PQR + QR इज इक्वल्स टू P, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने सॉल्व करा के दिखा रखा है ऊपर भी। तो जैसे ही PQR की वैल्यू आती है, आपने QR + 1 इज इक्वल्स टू R लिखा ही था, ठीक है। QR + 1 इज इक्वल्स टू R। अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ रख देंगे वैल्यू। वैल्यू क्या आ जाएगी, PQR + R इज इक्वल टू R - 1, ठीक है। R से R कट गया, PQR इज इक्वल टू -1। आप सॉल्व करके देखना, बस ये करना है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे कि आपको क्या करना है। आपको करना है ये क्वेश्चन जो कि फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेस का नहीं है, फिजिकल साइंस का पार्ट ए में। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है इन ऑप्शंस में से जो कि यहाँ 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 पुट करोगे तो नीचे के जो आंसर है C आए, मतलब वही वैल्यू आए आंसर में, ठीक है। यानी कि ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे आंसर में ये C की ही वैल्यू आए। आई होप आप समझ गए होगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप ये करके आंसर कॉमेंट करो, मुझे आपका आंसर देखना है कि आप ऑब्वियस सी बात है पहले तो कर लोगे इसको, और उसके बाद कितने लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, इससे एटलीस्ट आई विल गेट टू नो, ठीक है। अब हाउ टू कनेक्ट विद मी, पहला तो यूट्यूब है ही, हम उसी पे पढ़ रहे हैं भाई। दूसरा है टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल का नेम ये है। आई वॉन्ट कि आपको अगर आना है, ऐड होना है, तो डू सम एफर्ट्स। आप यहाँ पे इजीली ये सर्च कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ पब्लिक चैनल, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पेज भी आप जाके सर्च कर सकते हो। कोरा में तो आप गूगल में अगर टाइप करोगे मनीषा शर्मा कोरा, देन यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, एंड वहाँ पे ऑलरेडी ये ईमेल आईडी मेंशन्ड है जिस पे बच्चे बहुत पहले से मेल करके हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई जहाँ जहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, अपना डाउट भेज सकते हो, और प्लस मेहनत कर सकते हो, आगे के लिए पूछ सकते हो। अब आते हैं कि नेक्स्ट मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू इनिशिएटिव विच इज़ बाय मी ओनली, माय चैनल, दैट इज़ बायो लाइब्रेरी। तो ये जो पूरा आपकी ऐसे 4 चैप्टर्स हैं आपके पार्ट ए के लिए, तो अगर हम ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ही क्रैक कर लेते हैं, यानी कि ये कर लेते, तो हमारे 5 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आई वांट कि मैं डेली कराऊं, तो नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन से मैं शुरू करूंगी। हर एक में CSIR के पास्ट के
6 क्वेश्चंस कराऊंगी, 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगी डेफिनेटली, और ये सारा कंप्लीट कर दूंगी। ये पूरा एक सीरीज़ के फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। और वीडियोस बहुत क्रिस्प और छोटे होंगे, तो आई होप मेरे साथ आप पढ़ना पसंद करोगे ये सारे टॉपिक्स को। ये खत्म होता है, देन वील जंप टू चैप्टर 2, देन 3 एंड देन 4। हमारे पास 2 महीने हम ईजिली कर सकते हैं। तो पहला जो नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन है उसका ऑलरेडी मैंने स्लाइड जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में लिखा होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, राइट। और उसके बाद जो CSIR के प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगी। तो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से इतना पढ़ सकता है, आप इतना कर सकते हो मेरे लिए कि यू कैन ज्वाइन टू माई चैनल एंड यू कैन हेल्प टू स्प्रेड दिस थिंग कि मैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ लेके आई हूँ। तो आप ऐसा करो यहाँ से कि आप अगर न्यू हो तो आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ एडेड हो तो आप लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। हैव अ कॉपी। देखती हूँ DM में मुझे कितने लोग जो है वो अपनी कॉपी की फ़ोटो भेजते हैं, और कॉमेंट्स में कितने लोग उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सच दैट कि मेरा मोटिवेशन इस मामले में बने रहे कि वट एवर आई एम डूइंग वो वेस्ट नहीं जा रहा। ओके, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।